हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग यार। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गेट 2026 के अंदर अंडर 200 रैंक। सर ये अंडर 200 रैंक क्यों? बिकॉज दोस्तों मैंने जब गेट का एग्जाम दिया था तो मेरी बेस्ट रैंक थी 159। तो जब मेरी 159 रैंक आई थी तो लास्ट के 45 डेज में मैंने क्या क्या किया था वो सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों बताने वाला हूं। हो सकता है मेरी प्लानिंग, मेरी स्ट्रेटेजी आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए, या फिर कुछ बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को क्या करना चाहिए लास्ट 45 डेज में। यही वीडियो हमारे पास होने वाली है। यदि 26 की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों ये बात जान लेते हैं, ठीक है, रियलिटी चेक कर लेते हैं। लेट बी ऑनेस्ट, ठीक है, हवा हवाई बातें नहीं करते। ऑनेस्ट ये है, ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू ये है, यदि किसी बच्चे ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से आज से पढ़ना स्टार्ट करूं, क्या मेरी 200 रैंक आ सकती है? तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, कि भैया जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की है गेट की और प्राइवेट कॉलेज से आप टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज से क्या कर रहे हो, टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से बीटेक कर रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब 200 रैंक नहीं आ पाएगी, भूल जाओ, ठीक है। हाँ, यदि आप आईआईटी से पढ़ रहे हो या एनआईडी से पढ़ रहे हो और आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है, आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं सेमेस्टर के एग्जाम में, तो आ सकती है। लेकिन भाई साहब नॉर्मल बच्चे की 200 अंडर 200 रैंक लास्ट 45 डेज में नहीं आ सकती यदि बच्चा बिल्कुल स्क्रैच से आज ही से शुरुआत कर रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए है मेरी जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट उनका कंप्लीट हो चुका है या सिलेबस कंप्लीशन के पास है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यदि 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप किस तरीके से अपनी इस प्रिपरेशन को अंडर 200 रैंक पे दोस्तों बदल सकते हो, वो पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। उसको मैं कोई होप नहीं दे रहा हूं कि जिसने कुछ नहीं पढ़ाई की है वो 200 ले आएगा, भैया बहुत मुश्किल है, ठीक है। यदि आप कॉलेज में बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे हो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो रियलिटी चेक पे बात करना बहुत जरूरी था हमारे पास। व्हाट टॉप 200 रिक्वेस्ट। अब यहां से किस किस चीज की जरूरत है? एक्यूरेसी ओवर कवरेज, ठीक है। अब आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। यदि आपका 70 से 80% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब आपको सिलेबस कंप्लीशन के लिए बिल्कुल नहीं भागना है, ठीक है। जो बाकी बच गया है उसको छोड़ दो भाई साहब, ठीक है। अब आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे, ठीक है। सिलेबस कवरेज पे फोकस ना करके एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं करेक्ट करके आऊंगा, ठीक है। 80% करेक्ट करके आऊंगा, 75% करेक्ट करके आऊंगा, और इतना यदि आपने करेक्ट कर लिया गेट के एग्जाम में तो आपकी रैंक अंडर 200 तो 100% आ सकती है। यदि आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं, 100 में से 70 आ रहे हैं, जितना आपने पढ़ा है उसमें आपने गलती नहीं की, तब भी आप 200 में आ जाओगे, ठीक है। तो किस पे ध्यान देना है? एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी ओवर हार्डवर्क। भैया प्लानिंग के तहत पढ़ो। हार्डवर्क ऐसा नहीं खाली हार्डवर्क गधे की तरह मेहनत करते जाओगे तो अंडर 200 रैंक आएगी, नहीं नहीं, बहुत प्लानिंग के तहत आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी वो सारी मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है। पीवाईक्यूज ओवर न्यू थ्योरी। तो अभी इस समय प्रीवियस क्वेश्चन से फोकस करना है, नई थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जितने प्रीवियस के क्वेश्चन से 30 साल के वो अच्छे से आपको एटलीस्ट 2 बार क्या करना है? सॉल्व करना है। 2 बार सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि भाई पहली बार जब आपने सॉल्व किया तो आपसे 70% 60% क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो दूसरी बार क्या करना है? जो क्वेश्चंस बच गए थे उनको दूसरी बार सॉल्व करना है। ये नहीं कि सेम क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार सॉल्व करना, नहीं। ये बहुत बेसिक सवाल है, आपसे बन गया पहली बार में, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। दोबारा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बिफोर द फाइनल 45 डेज, ठीक है, व्हाट चेंज इन द लास्ट 45 डेज। इससे पहले आप क्या कर सकते थे? 45 दिन से पहले आपने क्या किया होगा, क्या कर सकते थे? ठीक है, लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक पढ़ सकते थे, कोई बात नहीं थी, ठीक है। वॉचिंग लेंदी वीडियो लेक्चर, 3 घंटे का वीडियो लेक्चर, लेकिन कंसेप्ट मुझे सीखने को मिल रहा है, पढ़ सकते थे, देख सकते थे वीडियो। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है, सिलेबस कवर करने के पीछे भाग सकते थे, बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है। बिल्डिंग फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग, ये फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग ये बना सकते थे, लेकिन अभी ये समय नहीं है इन सब करने का, ठीक है। ये 45 डेज से पहले तक ये सब हो जाना चाहिए। तो मैंने जब गेट की तैयारी की थी तो 45 डेज से पहले ये सब काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। जितना मुझे पढ़ना था वो सब मैं पढ़ के खत्म कर चुका था, मुझे कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना था, ठीक है। तो लास्ट के 45 डेज में किससे फोकस करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। तो स्कोर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, मिस्टेक रिडक्शन, मॉक बेस्ड लर्निंग, ठीक है। भैया मिस्टेक रिडक्शन मतलब कि क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो तो वहां पे कम से कम मिस्टेक आपकी होनी चाहिए, इस पे काम करना है। जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो बहुत सारी मिस्टेक हुई थी, तो फिर मैंने उन मिस्टेक्स को नोट कर लिया था और मैं कोशिश करता था कि दूसरे टेस्ट में सिमिलर टाइप की मिस्टेक ना हो जो मिस्टेक मैंने पहले टेस्ट में की थी। तो
एकदम से तो ओवरकम नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 मेरी मिस्टेक्स दोस्तों बहुत कम होती चली गई थी। ठीक है, मॉक बेस्ड लर्निंग क्या है? मॉक टेस्ट आपको देना है, मॉक टेस्ट देने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करने का मतलब यह है कि आपको लिखना है ये सवाल गलत हुआ है तो किसकी वजह से गलत हुआ है, क्या कमी रह गई थी, उसको नोट कर लेना है। और जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट देने जाओगे तो उस नोटबुक में पढ़ के जाओगे कि ये गलती मैंने पहले टेस्ट में की थी, ये सेम मिस्टेक मैं दूसरे टेस्ट में नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो रैंक इंप्रूवमेंट हैपेंस ओनली इफ इन दीज फाइनल वीक्स। ठीक है, लास्ट के 45 दिन ही इंपोर्टेंट होते हैं रैंक को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, ऐसे मैं आपको बात कर रहा हूं 7 से 8,000 बच्चे ऐसे होंगे या 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका 70% तक सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, 20,000 मान लो बस मैक्सिमम। उस 20,000 में से ही कुछ बच्चे 200 के अंदर आने वाले, कुछ बच्चे 100 के अंदर आने वाले, कुछ बच्चे 500 के अंदर आने वाले, कुछ बच्चे 20,000 के अंदर आने वाले। तो ये लास्ट के 45 डेज डिसाइड करेंगे कौन कहां जा रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या तकनीक्स फॉलो करनी है उनकी सारे की बात कर लेते हैं। 45 डेज के लिए मैं 3 स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये मैंने जो प्लान किया था, ठीक है, जब मैंने गेट लिखा था तो मैंने इन चीजों को फॉलो किया था, वही मैं आपको सेम बात बता रहा हूं। फेज 1 सबसे पहले मैंने क्या किया? स्मार्ट रिवीजन। मेरा काम था कि 15 दिन के अंदर मुझे सारे सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। जैसे कि अभी दिसंबर का महीना है तो दिसंबर में मैंने ज्यादा रिवीजन पे फोकस किया था। टेस्ट दिए थे लेकिन टेस्ट बहुत कम दिए थे। मेरा टारगेट यह था कि दिसंबर के महीने में मैं सारे सब्जेक्ट का बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लूं। ठीक है, तो यहां से कन्वर्ट नॉन टॉपिक्स इनटू शॉर्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू टारगेटेड प्रैक्टिस। ठीक है, कि भैया यहां से हमारे पास ये आपको फोकस करना है कि भैया रिवीजन पे हमारे पास शॉर्ट ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको रिवीजन पे फोकस करना है, बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। ये सेलेक्ट करके कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल पूछा जा रहा है, तो उसको ढंग से सही तरीके से रिवाइज करो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 15 डेज क्या है? मॉक प्लस एनालिसिस। ठीक है, तो यहां से क्या करना है? बिल्ड एग्जाम टेम्परामेंट। ठीक है, एलिमिनेट मिस्टेक थ्रू इंटेंसिव मॉक टेस्टिंग। तो क्या करना है, यानी कहने का मतलब क्या? मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट कितने देने भाई साहब? यहां पे आप अल्टरनेटिव मॉक टेस्ट दीजिए। आज एक मॉक टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करो और एनालाइज करने के बाद फिर एक दिन छोड़ दो, अगले दिन फिर से मॉक टेस्ट दो। तो इस तरीके से मैंने अपने प्रिपरेशन को फॉलो किया था। तो जनवरी में करीब 15 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। पीक परफॉर्मेंस, यहां पे क्या करना है? अचीव स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस। ठीक है, लास्ट के 15 दिन में मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने। ठीक है, मॉक टेस्ट जब आप दोगे आपकी मिस्टेक धीरे धीरे कम होती रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ठीक है, जितनी मिस्टेक कम होंगी, जितना स्कोर ज्यादा आएगा तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, और लास्ट के वीक में, ठीक है, एक वीक पहले आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, जब आप 70 पे पहुंच जाओ, 75 पे पहुंच जाओ मॉक टेस्ट में, तो मान चलो कि भैया आपका काम हो चुका है। इसके बाद फिर नया मॉक टेस्ट नहीं देना, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट के एक वीक में आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, वो गलती से टफ आ गया, उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो पैनिक हो जाते हो। तो एग्जाम से 1 वीक पहले सिर्फ लाइट रिविजन करना है, रिविजन करते रहना है बार बार, फॉर्मुलेस को, कंसेप्ट को, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लेकिन टेस्ट नहीं देना है। लास्ट के वीक में टेस्ट दिया और थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस गड़बड़ हुई तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बात रहती है कि यार गेट के एग्जाम में भी ऐसा हो गया तो काम खराब हो जाएगा। तो जब आप गेट का एग्जाम देने के लिए जाओ तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, व्हाट टू रिवाइज। अब स्मार्ट रिवीजन की बात कर रहे थे कि स्मार्ट रिवीजन आपको कैसे करना है। ठीक है, व्हाट टू रिवाइज हाई वेट टॉपिक दैट अपीयर्स कंसिस्टेंटली इन द एग्जाम, जो हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको भैया रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, दूसरी बात, टॉपिक्स विद रिपीटेड पीवाईक्यूज। ठीक है, शोइंग क्लियर पैटर्न्स। कुछ पीवाईक्यूज ऐसे हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं फॉरवर्डिंग टेबल का एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये आईपी एड्रेस है, राउटर के पास दिया तो राउटर किस इंटरफेस को फॉरवर्ड करेगा। अब बार बार सवाल पूछा जा रहा है, वहां से 10 से 12 सवाल पूछे गए, तो ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, तो भाई इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे यदि गेट में आया तो गलती नहीं करनी है। ठीक है, एरियाज वेयर योर एक्यूरेसी इज बिलो 70%, जहां पे आपकी एक्यूरेसी 70% से कम है उसको रिवाइज करिए, उस पर ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, पढ़ तो लिया है लेकिन मैं यहां पे 70% क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं इस टॉपिक के, तो उस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए रिवाइजन पे। ठीक है, कंसेप्ट यू हैव स्टडीड बट हैव नॉट प्रैक्टिस एनफ। कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे कि आपने पढ़ तो लिया है
लेकिन उनकी आपने एनएफ प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसको रिवाइज करो कि भाई प्रैक्टिस नहीं किया हूं मैं अच्छे से, तो मैं रिवीजन इतने बढ़िया तरीके से कर लूं और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं जिससे कि मुझे गेट के एग्जाम में दिक्कत ना हो यदि यहां से सवाल बनता है। ठीक है, व्हाट नॉट टू रिवाइज, यानी बहुत ज्यादा बार इनका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है लास्ट के 15 डेज में। जैसे कि मान लो रेयर लो वेटेज टॉपिक विद मिनिमल एग्जाम प्रेजेंस, कि भैया एग्जाम में बहुत 10 साल में एक बार पूछा जाता है इस सवाल से, टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, भैया नया सब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट करने वाले के बारे में सोचना ही मत, बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, टॉपिक्स यू कंसिस्टेंटली स्कोर 90%। ठीक है, अब मान लो एक टॉपिक है यार आप 90% क्वेश्चंस हमेशा उस टाइप का सवाल आ रहा था आप सॉल्व कर पा रहे, तो उसको बार बार रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि यार ये फॉरवर्डिंग टेबल का जो क्वेश्चन आता है मैं बना लूंगा एग्जाम में, तो बार बार क्यों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, एज केस अनलाइकली टू अपीयर, ठीक है, कि भैया देखो एक चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा कि यार जब भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आपका माइंडसेट उस समय इतना क्लियर होना चाहिए कि यार ये चीजें मेरी बहुत स्ट्रांग है, यहां से सवाल बनेगा तो मैं 100% बना के आऊंगा। ठीक है, ये चीजें मेरी थोड़ी सी क्या है, कमजोर है। ठीक है, तो उन पे मुझे काम करना है, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि भाई साहब कौन सी चीजें आपकी कमजोर हैं, कौन सी चीजें आपकी स्ट्रांग है। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे पता था कि यार यहां पे इस टाइप का सवाल यदि आया तो मैं फंस सकता हूं, लेकिन हाँ ऐसा सवाल आया तो मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा और 100% सवाल को करेक्ट करके आऊंगा। तो आपको पता होगा अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि भैया जिस टाइप के सवाल आप 90% एक्यूरेसी आपकी, ठीक है, ज्यादा प्रेशर मत लो, रिवाइज कर लो एक दो बार। लेकिन जिनमें एक्यूरेसी 70% से कम है उनको बार बार रिवाइज करो और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? ठीक है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज 4 आवर्स डेली। ठीक है भैया, 4 घंटे के आसपास का समय लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, 1991 से 2025 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। रीजन क्या है? पीवाईक्यूज ही आपको क्लियर ये बताएंगे कि पेपर बन कैसा रहा है, किस टाइप के सवाल बन रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं कोई बच्चा जिसके बेसिक्स भी क्लियर है, जिसने पीवाईक्यू सारे 30 के 30 साल के सॉल्व कर लिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुए उनका सॉल्यूशन देख के समझ लिया, वो 30-40 नंबर तो यूं ले आता है गेट के एग्जाम में। तो पीवाईक्यूज का इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि वहां से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलते हैं हर साल। सेम क्वेश्चन नहीं आता लेकिन सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, मैथ्स एंड फॉर्मूला, भाई मैथ और एप्टीट्यूड को हमारे पास 1 से 2 घंटे डेली आप दो। ठीक है, प्रैक्टिस, कैलकुलेशन, मेमोराइज की फॉर्मुलेस। ठीक है, जो हमारे पास प्रैक्टिस करते रहो की फॉर्मुलेस है उनको हमारे पास याद रख लो। ठीक है, इसके अलावा वीक एरियाज रिवीजन, जो भी आपका वीक एरिया है 2 घंटे उस पर रिवीजन के लिए दीजिए। ठीक है, टारगेट वीक एरियाज, वीक एरियाज को टारगेट कर लो कि ये मेरा वीक एरिया है, इस पर 2 घंटे मुझे स्पेंड करने हैं, क्योंकि आपको सारी चीजें अब एक साथ लेके चलनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब एक काम चल रहा है दूसरा काम नहीं चलेगा, ना ना ना, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, मैथ्स का भी रिवीजन करना है यहाँ पे। ठीक है, वीक एरिया भी पे भी फोकस करना है। एरर नोटबुक 1 से 2 घंटे डेली, जो भी एनालाइज करना है, जो भी टेस्ट देना है उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद लिखना है कहां कहां पे मिस्टेक हो रही है, राइट ऑल द मिस्टेक एंड क्रिएट ए डू नॉट रिपीट लिस्ट। ठीक है, डू नॉट रिपीट लिस्ट मतलब कि ये भैया मुझे रिपीट नहीं करना है, कि ये मिस्टेक जो है ना, ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है मुझे एग्जाम में। यदि आपने ये लिख लिया कि ये सेम मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करूंगा तो दोबारा आपसे मिस्टेक होगी नहीं। ठीक है, बहुत केयरफुल। यदि आप सोच के जा रहे हो पहले कि ये वाली गलती नहीं करनी है तो वो वाली गलती होती नहीं है भाई साहब। जब विराट कोहली एक शॉट पे यदि आउट हो रहा है, 2 से 3 बार वो आउट हो चुका है, तो अगली बार वो प्रिपेयर होकर जाता है कि ये शॉट नहीं खेलना है भाई साहब, जिससे कि जल्दी आउट हो जाऊं, मुझे दूसरे तरीके से क्या करना है, खेलना है, कि मुझे आउट नहीं होना है। ठीक है, एक्यूरेसी 60% से भी कम है इन एनी एरिया, सॉल्व मोर पीवाईक्यूज इंस्टेड ऑफ रिवीजन थ्योरी। 60% से कम यदि आपकी एक्यूरेसी है, यदि आप किसी भी टॉपिक में 60% से कम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो भैया थ्योरी को एक बार ढंग से फिर से पढ़ लो। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मॉक टेस्ट में मेरे पास क्या होना चाहिए? मॉक टेस्ट का प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है? देखिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे, एवरी अल्टरनेट डेज आप मॉक टेस्ट दो लास्ट के 30 दिन में, इस पे आपको फोकस करना है, यानी 15 के आसपास मॉक टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, कंप्लीट 10 to 12 फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, 10 से 12 भी दे लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 से 12 से कम मॉक टेस्ट आपको नहीं देने यदि गेट के एग्जाम में 200 रैंक का सोच रहे हो। मैंने 18 मॉक टेस्ट दिए थे, आई हैव गिवन टोटल 18 मॉक टेस्ट
ठीक है। ऑलवेज टेस्ट एट द सेम एग्जाम स्लॉट, जिस भी स्लॉट में आपका एग्जाम है 2 से 5:30 है, या फिर हमारे पास सुबह 9:30 से 12:30, उसी स्लॉट में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और भैया रियल एग्जाम कंडीशन में एग्जाम दो, ठीक है। एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी अभी, वो बोल रहा था सर जिस दिन मैंने मॉक दिया था तो मेरा दोस्त खाना बना रहा था, बर्तन की आवाज आ रही थी, ठीक है। एक दोस्त मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, वो हंस रहा था, तो सर मेरा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। अरे भाई ऐसे माहौल में टेस्ट मत दो, टेस्ट दो ऐसे माहौल में जैसा कि गेट का माहौल होता है, जहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अपने घर पे कहीं भी माहौल क्रिएट करो जहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, ये स्लॉट को फ्री कर लो, घर वाले भी हैं, ठीक है, मैनेज करना पड़ता है, बोल दो कि ये मेरे एग्जाम का स्लॉट है, इसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब लोग चुपचाप अपना काम करेंगे, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, एक चीज समझ लो, मॉक टेस्ट आप 1000 दे लो, लेकिन जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, यानी गलती कहां हो रही है, सेम मिस्टेक दूसरी बार नहीं करनी है, उस पर फोकस करना है। ये पॉइंट आप बस अपने आप में नोट कर लो, ठीक है। हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट, कैसे एनालाइज करते हैं, सिली मिस्टेक, ठीक है। सिली मिस्टेक, क्वेश्चंस यू नो बट रॉन्ग ड्यू टू कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन एरर या मिस रीडिंग, आपने सही से रीड नहीं किया, ठीक है, या केयरलेस, बहुत ही ऐसा लगा ये तो बहुत लल्लू सवाल है तो यूं बना दूंगा मैं। केयरलेस एटीट्यूड कितनी बार हो जाता है, बहुत बेसिक सवाल आसान होता है, तुमको देख के ऐसा लगता है ये तो यही हो जाएगा, और कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक होती है वहां पे, ठीक है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। दीज आर प्योर रैंक किलर, भैया यहां पे सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। सिली मिस्टेक यदि आप कर रहे हो तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहां पे ये बेसिक सवाल होता है, इस सवाल को हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, ठीक है। 20 25 30 हजार बच्चे जो हैं वो तो सॉल्व करेंगे। आप यदि गलती कर रहे हो तो आप सोचो उन सारे बच्चों से आप पीछे हो रहे हो, ठीक है। तो यहां पे सिली मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करनी। कंसेप्चुअल मिस्टेक, क्वेश्चन वेयर योर अंडरस्टैंडिंग वाज इनकम्प्लीट, कि भैया समझ में नहीं आया ढंग से, या इनकरेक्ट आपने कर लिया, ठीक है। मार्क दिस टॉपिक्स फॉर इमीडिएट रिवीजन, कि भाई कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कंसेप्ट ही आपने गलत लगा दिया, या कंसेप्ट लगना कोई और था, आपने कोई दूसरा कंसेप्ट लगा दिया, क्वेश्चन को ढंग से आप रीड नहीं कर पाए, ये समझ नहीं पाए क्वेश्चन क्या है, तो भैया रिवीजन करो तुरंत उस टॉपिक का, ठीक है। इस टॉपिक पे रिवीजन करना है। रॉन्ग गेसेस, ठीक है, क्वेश्चंस योर अटेम्प्ट विदाउट कॉन्फिडेंस एंड गॉट रॉन्ग, ठीक है, बिना कॉन्फिडेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और गलत हो गया। कॉन्फिडेंस नहीं था फिर भी दो अरे यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा बच्चे करते हैं, ये मार दिया, ठीक है भाई। लर्न व्हेन नॉट टू अटेम्प्ट, ठीक है, कि भैया ये सीखना ऐसे कि ऐसे सवालों को मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, गैस नहीं मारना है। गेट एग्जाम में कोई तुक्का नहीं चलता है, आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी गेट एग्जाम में तुक्के से रैंक आ गई हो, ठीक है। पूरे भारत में 30 सालों में कोई एक ऐसा बच्चा नहीं दिखा सकता इसकी तुक्के में रैंक आ गई है। किसी की गेट में रैंक तुक्के में आती है, तुक्के हमेशा गलत होते हैं गेट के एग्जाम में। ये बात मान के चलो। करेक्ट बट स्लो, क्वेश्चन यू सॉल्व करेक्टली, क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व कर लिया बट टुक लॉन्ग टाइम, भैया ज्यादा समय ले लिया, 15 मिनट ले लिया आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये तो रैंक किलर है भाई साहब, ठीक है। दिस नीड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, है भैया कम टाइम में कैसे मैं सॉल्व करूं, तो कम टाइम में कैसे मैं सवाल को सॉल्व करूं, मैं तो अपने क्लास में 80 रूल बताता हूं कि भैया कम टाइम में कैसे आप सवालों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन सारी चीजों का, ठीक है। एरर नोटबुक योर सीक्रेट वेपन, एरर नोटबुक, एरर्स ही हैं, सवाल हर बच्चा सॉल्व करता है, लेकिन गलतियां जो होती हैं उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाता है, इसीलिए रैंक इंप्रूव नहीं होती। जिसने गलतियां रेक्टिफाई कर लें उसकी रैंक अच्छी। आप कितनी भी गलतियां रेक्टिफाई कर लो फिर भी एक दो गलती तो फिर भी होती है एग्जाम में, तो आप पहले मॉक टेस्ट के थ्रू आप ऐसा कर लो कि यार मैं पेपर में गलती नहीं करूंगा कोई भी, ठीक है। एक या दो मिस्टेक कोई हो जाए क्वेश्चन में हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा मैं मिस्टेक करूंगा ही नहीं, ठीक है। नेवर अटेम्प्ट अगेन, ठीक है। टॉपिक्स और क्वेश्चंस टाइप्स वेयर यू कंसिस्टेंटली मेक मिस्टेक, ठीक है, स्किप दिस इन द एक्चुअल एग्जाम टू सेव टाइम एंड अवॉइड नेगेटिव मार्क्स। ऐसा कोई टॉपिक है जो आप हमेशा सॉल्व करते हो लेकिन गलत ही हो रहा है, तो भैया उस टॉपिक को एग्जाम में बचना है, उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से बचना है जिससे कि नेगेटिव मार्क ना हो। पता चला कि आपने सही कर लिया फिर ये गलत कर दिया तो भैया बात बराबर हो गई, 3 सवाल सही 1 सवाल गलत, ठीक है, तो आपका 0 हो गया, ठीक है। रिवाइज वंस मोर, कंसेप्ट यू अंडरस्टैंड पार्शियली बट नीड वन मोर रिव्यू टू अचीव कंसिस्टेंसी, ठीक है। शेड्यूल टारगेटेड रिवीजन, ठीक है, कि भैया ये पर्टिकुलर टॉपिक में बार बार मुझसे गलती होती है, मैं फॉर्मूला इसका भूलता ही हूं, ये एक ऐसा फॉर्मूला जो मुझे याद ही नहीं रहता है और हमेशा गलती होती है, या इस फॉर्मूले को याद नहीं रहता है, या
इस सिमिलर या एक एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जिसमें मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूं, तो भैया उस पर फोकस करना है, ठीक है। सेफ स्कोरिंग टॉपिक्स, योर स्ट्रेंथ एरिया वेयर एक्यूरेसी एक्सीड 85%, जहां पे एक्यूरेसी आपकी 85% है, ये आपका सेफ स्कोरिंग हो गया है, ठीक है। अटेम्प्ट दिस फर्स्ट इन द एग्जाम फॉर कॉन्फिडेंस एंड गारंटी मार्क्स, ठीक है। मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूं। मैं गेट के एग्जाम में मैंने ये सोच के गया था कि मुझे पहले 45 मिनट में 35 मार्क्स लेकर आने, कि पहले 45 मिनट में 35 मार्क्स यदि मैं ले आया तो मैंने क्या क्वेश्चन देखा, मुझसे तुरंत सॉल्व हो रहा है, तुरंत सॉल्व किया, नहीं तो आगे बढ़ गया, तुरंत सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व किया, नहीं तो आगे बढ़ गया। मतलब मैंने टाइम सेलेक्ट किया, 1 मिनट के अंदर मैं सवाल को बना पा रहा हूं तो उसको सॉल्व करूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं सॉल्व करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसा ही पहले मॉक टेस्ट में करता था, मेरी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी। तो 45 मिनट्स में 35 नंबर का बेसिक बेसिक जो पार्ट आता है, ठीक है, बेसिक से मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के बहुत लल्लू होते हैं, तो 35 नंबर तक का आप फर्स्ट 45 मिनट में जब आप कर लोगे तो आपके पास 2 घंटे 15 मिनट का समय है। और आपको पता है कि आधा पेपर मुझे 70 मार्क्स लाने, तो 35 तो मैं लाके बैठा हूं अभी। तो होता क्या है, जब आपके मार्क्स आ गए 45 मिनट्स में आपने 35 मार्क्स का कर लिया तो समय भी आपको काफी दिखता है, ठीक है, और आप वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ फिर स्कोर कर पाओगे। स्टार्टिंग में एक ऐसे क्वेश्चन में लेंदी में लटक गए आप, 15 मिनट वेस्ट कर दिए, लेंदी सवाल था, फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि सही है कि नहीं, फिर दूसरा सवाल बेसिक भी होगा ना तो आपसे गलती हो सकती है। तो स्टार्टिंग में यदि आप सब करेक्ट 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 करते चले जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि आप बहुत अच्छे सवाल को भी करेक्ट कर देते हो। जो कॉन्फिडेंस रहता है तो हम अच्छे सवाल को भी, जो अच्छा सवाल पूछा गया है जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल था लेकिन वो भी सॉल्व हो गया क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस से ही एग्जाम को निकाला जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब फर्स्ट 45 मिनट में आप 30 नंबर तक का तो मिनिमम अचीव कर लोगे, तब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स वो रैंक अंडर 200 नो प्रिसाइसली व्हाट नॉट टू अटेम्प्ट, ये बात उनको पता होती है कि भैया मुझे ये वाला सवाल अटेम्प्ट नहीं करना है, ये सवाल अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा समय वेस्ट होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको सिंपल सिंपल सवाल पे सॉल्व करने हैं, धीरे धीरे फिर बढ़ाना है, ठीक है। फर्स्ट 45 मिनट में 35 मार्क्स आ गए, अगले 45 मिनट में यदि आपके 15 भी नंबर आ गए तो भाई साहब अभी 1.5 घंटा हुआ है और आपके 50 नंबर आ चुके हैं और 1.5 घंटा बाकी है, तो उस 1.5 घंटे में आप 20 नंबर और ला सकते हो, 70 मार्क्स तो आप आराम से ला सकते हो। 70 मार्क्स पर अंडर 200 रैंक आ ही जाती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, प्लान करना है, ठीक है। फाइनल मैसेज मेरे पास क्या है, अंडर 200 रैंक इज नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग, भैया मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सारी चीजें मुझे आती हैं, ठीक है, सॉल्विंग टफेस्ट प्रॉब्लम के मैंने टफ से टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी, ये नहीं है भैया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं सब कुछ पढ़ के जाते हैं, ठीक है, टफ की टफ प्रॉब्लम सॉल्व करके जाते हैं और इतना समय बर्बाद कर देते हैं कुछ टफ प्रॉब्लम है फिर भी रैंक नहीं आती है, ठीक है। इट्स अबाउट स्मार्ट सिलेक्शन, ठीक है, हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि भैया जो करूंगा सही करूंगा, ठीक है। स्मार्ट सिलेक्शन के, हाँ स्मार्ट सिलेक्शन का यार ये हाई वेटेज टॉपिक है, इनको प्रायोरिटी में रखना है कि यहां पे तो मैं एक सवाल इसमें तो गलत करूंगा ही नहीं, 100% सवाल को करेक्ट करके आऊंगा। कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट, भैया जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, लास्ट 45 डेज में रिवीजन वो प्रॉपर होना चाहिए, पीवाई की वो प्रॉपर होना चाहिए, मॉक टेस्ट वो प्रॉपर होना चाहिए। तो एक प्रॉपर तरीके से हर एक चीज की प्लानिंग करो कि इस प्लानिंग के तहत मुझे ये काम करना है। जो प्लानिंग मैंने आपको बताई इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। पहले 15 दिन में आप रिवीजन कर लो और 1-2 मॉक टेस्ट दे लो और उसके बाद अल्टरनेट डेज पे रिवीजन मॉक टेस्ट, ये साइकिल आपकी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास एक बेहतरीन भैया हमारे पास ये है न्यूज के अभी गेट पे 50% डिस्काउंट और डबल एक्सटेंशन का ऑफर जो था ये एक्सपायर हो गया था 17 को, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो ईएससी का एग्जाम आया, कंप्यूटर साइंस में नहीं होता लेकिन उन्होंने टॉप किया है, बहुत सारे हमारे पास सिलेक्शन हुए। तो अब ये ऑफर जो है एक्सटेंड कर दिया गया, कब तक एक्सटेंड कर दिया गया, ये 20 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो जितने भी आप महीने का, पहले तो 50% डिस्काउंट, उसका डबल एक्सटेंशन, जितने महीने का आप कोर्स लेंगे उससे डबल आपको यहाँ पे दोस्तों एक्सटेंशन मिल जाएगा। ध्यान रखिए जब भी आप कोर्स लेंगे कोड यूज करेंगे एडी रूल, बिकॉज यही एक ऐसा कोड है जिसको आपको डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है, ठीक है। गेट पीवाई को टेस्ट सीरीज 1 रुपए में खरीद सकते हो, कोड एडी रूल लगाना है आपको। इसके अलावा 2027-2028 की ये स्टार्टर किट है, स्टार्टर किट में तो 27-28 के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप यहां पे हर सब्जेक्ट के 4 लेक्चर आपको एक्सेस के लिए मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के 4 लेक्चर जिसका प्राइस है 199। तो
कोर्स लेने से पहले आप चेक कर सकते हो सारे सब्जेक्ट के 4 लेक्चर के किस टाइप का कंटेंट यहाँ पे हमारी टीम ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चीज है। ठीक है, शिक्षा बैच 2027 के लिए अभी स्टार्ट हुआ है, 13 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, 5 बजे से टीओसी चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। 28 के लिए भी बैच स्टार्ट हुआ है 13 दिसंबर से, इसको बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो 27-28 वाले बच्चे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी भारत का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, बेस्ट फैकल्टी के साथ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस, जो भारत के अंदर आपको कहीं नहीं दिखेगा। इससे बेस्ट टीम पूरे भारत के किसी भी प्लेटफॉर्म पर गेट कंप्यूटर साइंस की कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा क्या आपकी जो रैंक है, आप कौन सी रैंक टारगेट कर रहे हो, उसके लिए दोस्तों इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर लिखना कि मेरी रैंक ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जो आप रैंक एक्सपेक्ट करते हो यदि वो लिख देते हो कहीं तो बात सच हो जाती है। तो जरूर लिखना इस वीडियो के कमेंट में कितनी रैंक आप दोस्तों क्या कर रहे हो 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो थैंक यू।